जी आज गेस्ट कौन है? आज टीवी की सबसे मशहूर बहू कह लीजिए उन्हें, और संसद में भी अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा कि मतलब मैं तो 2 दशक से लगभग उनको फॉलो कर रही हूँ, उनकी पॉलिटिक्स को। टीवी पर भी उतनी ही मशहूर, पार्लियामेंट में बोलती हैं तब भी सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की होती है। मतलब एक फायर ब्रांड नेता तो हैं ही, लेकिन टीवी पर भी उनका डोमिनेंस ऐसा था कई सालों तक। सबसे दिलचस्प बात है वो गिव अप नहीं करती यार। पॉलिटिक्स में कुछ फंसा तो इधर टीवी पे आ रही है फिर से। जब टीवी पे पीक में थी तो सब कुछ छोड़ के पार्लियामेंट पहुंच गई। तो मतलब शी इज़ वेरी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर दोनों स्मृति ईरानी है, वही गेस्ट है। पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज़्यादा पॉलिटिक्स है? पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज़्यादा सवाल आते थे। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ। कभी कभी सोचती हूँ अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। पर प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है। क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती। मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे, और क्योंकि टेलीविज़न में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है। क्यों ये डिसीजन लिया क्यों? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। आप जब एकता कपूर के सामने आप गई हुई थी, अब एक ज्योतिष बैठे थे और उन्होंने बोला इसको रोको, इसी को काम दो। वो चेहरा पढ़ते हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और क्योंकि सास बहू के लिए वो नहीं दे रही थी। जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हे राम, अभी तो नौकरी मिली थी। उन्होंने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। कई लोग, में पहला सवाल स्मृति ईरानी जी जिससे शुरुआत करना चाहती हूँ, वो सवाल ये है कि एक वक्त पर सास भी कभी बहू थी में नहीं स्मृति ईरानी नहीं को कुछ नहीं हो सकता, स्मृति ईरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, स्मृति ईरानी को वापस लाओ। और अब 2014 में सब कुछ छोड़ने के बाद 2025 में आप कह रही हैं कि मैं नेता तो हूँ, यहाँ मेरी ठनक रहेगी, लेकिन फिर टीवी में घर के घुसने का टाइम आ गया है। वजह क्या है? तो कई बार ये भी है कि एक शिखर पर पहुंचने के बाद नए शिखरों की तलाश होती है। 2000 से 2008 2000 से 2008 टेलीविज़न को एक नए स्वरूप में हमारी टीम ने परिभाषित किया था। रात 10:30 बजे कोई भी टेलीविज़न उस ज़माने में नहीं देखता था। उस ज़माने में महिलाएं टेलीविज़न सीरीज़ प्रोड्यूस करें ऐसी भी एक लंबी कतार नहीं थी। उस वक्त एक महिला एक्टर पूरा सूत्रधार बने और पूरा एक केंद्र बिंदु बने किसी धारावाहिक का, वो भी चलन नहीं था। और इन सभी चीज़ों को एज अ लैंडमार्क स्थापित करना अपने आप में मुझे लगता है कि एक अनूठा अध्याय था हमारे जीवन का। पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज़्यादा पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स में आप एक्टिंग कर नहीं सकते, क्योंकि रोज़मर्रा के लोगों की तकलीफ़ों का आपसे समाधान मिले ऐसे आपसे अपेक्षा होती है। और अगर आप में वो इंसानियत नहीं है तो आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। लोगों को कई बार लगता है नेता मतलब जो भाषण देता है, नेता मतलब जो भीड़ में होता है, नेता वो जो सत्ता की कुर्सी पर विद्यमान होता है या विपक्ष में चिल्लाता है। सही मायने में जब मुसीबत आती है, नेता वो होता है जो पहला कदम रखता है, भीड़ उसके पीछे होती है। आप में अगर वो दमखम नहीं है कि आप अपनी छाती पे वो वार ले सकें तो पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। सास भी कभी बहू थी कि प्रोमो में आपकी पहली लाइन है कि दोस्त वो नहीं होता है जो तस्वीर में साथ खड़ा हो, वो होता है जो तकलीफ में साथ खड़ा हो। जी। क्या पॉलिटिक्स में भी ऐसा था? आपको लगा कि मतलब जो रिश्ते बनते हैं, और जो थिएट्रिक्स में बात कर रही थी वो ये है दरअसल कि हर कोई एक दूसरे पर अटैक करने में कई बार सीमाएं लांघता है। अगर पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज़्यादा सवाल आते थे। नहीं, लेकिन वो उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझ जैसा व्यक्ति जो हर मुद्दे पे एक राय रखता है, जो हर मुद्दे पे बोलता है, उससे पूछने में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ।
ये जो आक्रामक होना और ये आपने गुस्से की बात की कि किन वजहों से नहीं, होता है, लेकिन अंजना, वो फायदेमंद हुआ या नहीं, आक्रामक इंसान तब होता है जब उसकी बिलीफ्स को चुनौती दी जाए। आपने संसद में मुझे आक्रामक होते हुए कब कब देखा? द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उन पर जिस प्रकार से बहुत ही दकियानूसी, उनको अपमानित करने वाले जो शब्द कहे गए, उसके विरोध में मैंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। मैं अपने देश के राष्ट्रपति के डिफेंस में एक आक्रामक स्वरूप में लोगों को दिखाई दी। जब आपने भारत तेरे टुकड़े हों के नारों के खिलाफ मेरा वक्तव्य सुना संसद में, मेरा आक्रोशित होना स्वाभाविक था। आप मेरे देश को गाली देंगे तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगी। पर प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, जो मीडिया देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है। आप HRD मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सब आपने संभाला है। NCERT की किताबों को लेकर बहुत चर्चा है, आपके वक्त भी कई विवाद हुए थे, लेकिन मुगलों में अकबर को क्रूर शासक बताना विपक्ष को लग रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। जो करिकुलम बनाते हैं NCERT का, आपने इसमें उल्लेख किया, उनके पास पॉलिसी बनने के बाद ये उनके तत्वाधान में है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को लेके करिकुलम बनाएं। अकबर का क्या इतिहास रहा, वो आप अगर खंडों में सिर्फ उस विषय को प्रेषित करना चाहें जिसमें वाहवाही हो और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ना उसमें सम्मिलित की जाएं, तो ये इतिहास की तौहीन होगी। आप चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, वो इतिहास का हर पहलू जाने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। करिकुलम कैनॉट बी डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। You cannot in some way embellish curriculum for your own political taste. बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है, इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर SIR में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। SIR में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था, लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। इस देश में साधारण नागरिक मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, पूरे दिन अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स भरता है ताकि देश के निवासियों को, रहवासियों को, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं, उनको कोई ना कोई सुविधा मिले, सड़क बने, बिजली मिले, पानी स्वच्छ आए, गरीब को घर मिले, गरीब को राशन मिले। ये एक साधारण हिंदुस्तानी के साथ धोखा नहीं है। महाराष्ट्र में जो अभी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जी, ये आज की खबर तो है नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है और मतलब शिवसेना का एक वक्त पर बहुत राज ठाकरे बहुत अग्रेसिवली इस विषय को उठाते हैं। ये भाषा का जो विवाद है इस देश में, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम दक्षिण की जो तमाम भाषाएं हैं, अब इनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश रच रही है, हिंदी को हर जगह एनफोर्स करना चाहती है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार निश्चित रूप से और मेरा राजनीतिक दल ये जानता है कि कब लोग भाषा को अपनी प्रादेशिक पॉलिटिकल ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। तो भारत सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखें। नागरिक होने के नाते
या भाजपाई होने के नाते मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी पार्टी भिन्न प्रांतों, भिन्न धर्मों, भिन्न भाषाओं के लोगों की पार्टी है। हमने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि पार्टी के जो मुखिया हैं या जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजराती हैं लेकिन बनारस से सांसद, काशी से सांसद हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो गुजराती बोलना सब पे थोप रहे हैं तब मैं समझती हूँ। पर मराठी तो ऐसा मानते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, तो किसी भी चर्चा का ना समाधान हो सकता है, ना हिंसा किसी भी विषय को पुख्ता करता है या बल देता है। तो अगर हमें ये लगता है कि हिंसक स्वरूप अपनाने से आप किसी को मजबूर कर सकते हैं तो आप साधारण हिंदुस्तानी की फितरत को नहीं समझते। क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं, आक्रामक? नहीं, मेरे पास वो दायित्व नहीं है, पहले मेरे पास दायित्व था। पर डिफेंडिंग चैंपियन तो आप ही हैं बेटी कि आपने 19 में गांधी परिवार का बेस्टियन छीना। हाँ, लेकिन 24 में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया ना। तो जब मैदान जंग में वो उतरे नहीं तो मैं क्या बोलूँ, पीछे पीछे थोड़ी ना भाग सकती। उन्होंने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है। अमेठी जीतने वाली कभी सीट थी नहीं। अमेठी से कई दिग्गज लड़े और हारे। शरद यादव हारे, मैंने कहा गांधी खुद हारी जो गांधी परिवार से थी। वो गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसलिए क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े वो सिर्फ उस परिवार को पड़े। तो कोई भी इंटेलिजेंट राजनेता जहाँ पे हार निश्चित है ऐसी सीट नहीं चुनता। अगर उसको वो दी गई सीट तो पार्टी के दायित्व के स्वरूप में उसको स्वीकारना पड़ता है। और अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी वाली सिचुएशन 19 में आपने देखी, क्योंकि 14 से 19 तक, 14 में मैं हारी थी लेकिन 14 से 19 तक मैंने काम बहुत किया और कहीं ना कहीं लोगों में दया भाव था कि इतना काम किया दीदी ने, इनको एक मौका देते हैं, जो उन्होंने दिया। मैं आपसे मिली थी जब अमेठी के लिए आपका नाम बोला गया था और आपने कहा कि मुझे चुनते भी ऐसी सीट के लिए हैं, बट ठीक है चैलेंज लेती हूँ 14 से 19 तक। लेकिन 25 आते आते आपको क्या लगता है अमेठी में ऐसा क्या हुआ? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती। नहीं बिल्कुल, इसलिए तो वो लड़े नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 2004 में भी जब मैं लड़ी तब हारी थी। अब सोचिए अगर 2004 में जीत जाती तो आज ये वाली स्मृति ईरानी आपके साथ बैठी हुई थी। और 25 होते होते तो आपने घर बना लिया वहाँ पे, आपके घर में गई थी। हाँ, आप लोगों के बीच में रहती थी। क्या हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नालायक होती और लोग कहते इसने काम नहीं किया तो मुझे ज़्यादा दुख होता। आज चर्चा का या आपके सर पे जो शिकन देख रहे हो वो ये है, इसने काम बहुत किया, ये वहाँ रही भी, ये घर घर गांव गांव गली गली घूमी भी, इसने नाली तक साफ कराई, गांव में बिजली तक लगाए, 1 लाख घर बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, पहला 200 बेड का अस्पताल बनवाया, कलेक्टर का ऑफिस बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, जिताया क्यों नहीं? फिर फायर स्टेशन बनाया। क्योंकि काम और राजनीतिक समीकरण में फ़र्क होता है। ये जो पॉलिटिक्स में है वो उसे समझते हैं। राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ, आपने राजनीतिक परिणाम देखा। क्या अमेठी और सरकार से बाहर निकलना एक बड़ी वजह रही कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स तो मैं करती रहूंगी लेकिन अब मुझे जो मेरा रूट्स था, जिससे मुझे पहचान निकली, मैं शायद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हरा चुकी हूँ तो मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे। और क्योंकि टेलीविज़न में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है अरे सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है तो मुझे लग रहा है कि इस पर एक सवाल हो ही जाना चाहिए कि क्यों लिया ये फैसला आपने, इसकी वजह क्या है? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। अब उस मोड में आ गई है स्मृति ईरानी, मेरी मर्जी। मैं हमेशा से ऐसी थी। देखिए, लोगों के पास ज़िंदगी में चॉइस नहीं होती, मेरे पास है। तो आप ज़िंदगी को सूक्ष्म रूप से जीने की मेरी फितरत नहीं है कि आप अगर ज़िंदगी को सिर्फ एक पहलू से जिएं, एक नज़रिए से जिएं, तो वो क्या जीना हुआ। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। मैं तो 3 बार की सांसद रह चुकी, 5 विभागों की मंत्री रह चुकी, अभी तो लंबा संसद में पहुंचने की हसरत तो फिर होगी। और अमेठी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कब कहाँ क्या करवट बदलेगी, क्या दायित्व देगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कम से कम संसद के माध्यम से मैंने अपनी काबिलियत को स्थापित किया। आपको याद दिलाती हूँ, मैंने राजनीति 10 वर्ष तब भी की जब यूपीए की सरकार थी।
बहुत सारे लोग मेरा फोटोग्राफ देखते हैं धरने उस पे। मैंने 10 साल धरनों वाली राजनीति भी की है, जेल की हवा भी काटी है। तो लोगों ने मुझे, अमेठी की आप बात करें, मैंने तब भी अमेठी में काम किया जब अखिलेश की सरकार थी, और मैंने अमेठी तब लड़ा जब यूपीए की सरकार थी। मतलब वो कहते हैं ना, मौत के कुएं में जाके सीधा छलांग मारना, मैं वो सब कर चुकी हूँ। गाड़ी चला चुके हैं आप मौत के कुएं में, अच्छे से बाहर आ चुकी तो हूँ। 29 में बीजेपी कहती है भाई तुम फिर अमेठी से लड़ो, आप लड़ना चाहेंगी ना अमेठी से? देखिए बीजेपी क्या कहेगी 29 में, या तो ना आप जानते ना मैं जानती हूँ। बीजेपी 29 में क्यों कहेगी? 26 में कुछ कह डाले तो, अच्छा 25 में कुछ कह डाले तो। बहुत चर्चा थी 25 की, एक सेकंड, कि दिल्ली में आप ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मेरे चर्चा बारे थी। में देखिए, गली मोहल्ले का चुनाव हो, ऐसा कुछ ऑफर था क्या? नहीं, मेरा ये मानना है दिल्ली कि को मेरे लेकर बारे में परिचर्चाएं बहुत होती हैं। मेयर का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, विधायक का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, सांसद का चुनाव होगा तो भी हमारी, क्योंकि मैं स्मृति ईरानी हूँ। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ और हिस्सों में चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब होंगे। और स्मृति जी, आज आपको अपने घर जाकर हमारे दर्शकों को दिखाना होगा, क्योंकि हमेशा आप हर इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन घर बिताया। में अभी कोई रहता है तो बाहर से आप देख पाएंगे, हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे। आरके पुरम के नंबर क्या है? सेक्टर 7 1246। ये घर है, ये ऊपर वाला? ये ऊपर वाला घर। क्या याद आ रहा है सब टॉप ऑफ माइंड? ये घर देखते क्या दिमाग में आया? मुझे लगता है नाना याद आते हैं, यहाँ से डेली चल के सेक्टर 6 आरके पुरम में शाखा के लिए जाते थे। उनका बहुत इन्फ्लुएंस भी रहा, वो संघ से जुड़े हुए थे। हाँ, तो आज वहाँ विश्व हिंदू परिषद का हेडक्वार्टर है। अच्छा, घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। तो पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस, माँ संघी। पर आपका वो पिक्चर भी बहुत वायरल हुआ कि आपने व्हेन द पीटीएम चल रहा है, व्हेन द बॉस मीट्स द फादर। हाँ, कि मेरे लिए उनके जीवन की एक ही लालसा थी कि पिताजी तो तब भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं कार्यकर्ता थी, तो हम कई बार आरसीआर में बुलाए जाते थे, कार्यकर्ताओं का कोई ना कोई मीटिंग या कुछ ऐसा रहता था, तो दरवाजे पे छोड़ के जाते थे, लेकिन अंदर नहीं आते थे। पहली बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी बेटी को मौका दिया कि वो देश की सेवा कर सके, तो मुझे एक बार आपके जीवन में थैंक यू बोलना है। पर ये तंग रास्ते, ये तंग घर, ये फिजिकल ढांचा है जी, है ना? मन के अंदर क्या था? मतलब इनफैक्ट ये जो आपको 1237 दिख रहा है, एक ज़माने में यहाँ आज से 40 साल पहले कोई जो परिवार रहता था उनके पास टेलीविज़न होता था, तो उस खिड़की के बाहर खड़े होकर मैंने रवि शास्त्री ने जब 6 छक्के मारे थे, तब जोर जोर से गली में चिल्लाने वालों में से एक मैं थी, क्या ये देखो शास्त्री ने छक्का टीवी मारा। ऐसा था जिसे बाहर से खड़े होकर देख सकते थे? और एक वक्त था अंदर कि आपके पास टीवी ना हो, लेकिन गली मोहल्ले में लोग, एक के घर भी अगर है काफी है। तो आप मुझसे पूछे थे टेलीविजन क्यों? टेलीविजन कितनों के जीवन में क्या क्या कर देता है। मतलब मुझे याद है एक सीरियल होता था उड़ान, और कविता चौधरी उसमें बनती थी पुलिस अफसर, और मुझे इस बात का बहुत कहीं ना कहीं मेरी रुचि थी कि मैं एक दिन ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारी फितरत नहीं ऑर्डर लेने की। मैंने ठीक है, ऑर्डर लेने की फितरत नहीं है, देने वाले बन जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न के एक आपके स्वभाव पर, आपकी मानसिकता पर एक प्रभाव तो रहता है। मैंने ये भी कहीं पढ़ा, आई वांट यू टू कंफर्म कि आप जब एकता कपूर के सामने आप गई हुई थी अपना वो करने के लिए जी, तो एक ज्योतिष बैठे थे और उन्होंने बोला इसको रोको, इसी को काम दो। हाँ, जनार्दन उनका नाम है, ऐसा मैंने सुना है। कि उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे देखा, एकता के साथ वो ऑफिस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा ये लड़की जो भी, इसको रोको, वो चेहरा पढ़ते हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और तब मैं मतलब बेढंगा से जीन्स, फटाफटी शर्ट, झोला लेके कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मांगने के लिए आई थी रिसेप्शन पे। और रिसेप्शन पे हाँ, आप क्योंकि सास बहू के लिए वो नहीं दे रही थी?
मैं किसी और कार्यक्रम घर एक मंदिर करके चलता था सोनी टीवी पे, उसमें कोई थर्ड रंग का वो चाहिए था एक्टर, भीड़ भाड़ में खड़ा होने वाला, मैं वो थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी, जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हाय राम, अभी तो नौकरी मिली थी। उन्होंने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मुझे उस वक्त से सैलरी से सरोकार था, मैंने कहा इतिहास गया तेल लेने, मुझे बस नौकरी चाहिए। टॉप ऑफ माइंड क्या था बनने का जब इस घर में रहती थी कि क्या बनना है? टॉप ऑफ माइंड क्या था? कि एक दिन मुझे दुनिया जानेगी, ये तो मैं हमेशा कहती थी। मन में था कि एक दिन? हाँ, मैं तब क्या 7 साल की थी जब यहाँ थी, तब भी कहा था। पहली बार जब बम्बई गई तो 17 साल की थी। वहाँ कमला नेहरू पार्क है जहाँ से मरीन ड्राइव दिखता है, पूरी बम्बई दिखती है, चकाचौंध बम्बई की दिखती है। वहाँ पर भी मैंने कहा एक दिन ये शहर मुझे जानेगा। तो मेरी माता जी ने कहा और चर्चा पूरे देश में चली, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक या दो लोग नाम छोड़ दे तो किसी ने भी खुलकर सेना का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टर ने नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री से। जो देश के साथ नहीं है और उसका देश का साथ ना देना आपको खलता है तो ना देखिए उसको, क्योंकि आप साधारण नागरिक होने के नाते अपना प्रतिशोध या अपनी भावना कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ट्यून ऑफ करके, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपेक्षा है कि देश की सेना के साथ अगर एक्टर खड़ा नहीं हुआ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, ये भी नहीं है। देश की सेना के साथ देश तो खड़ा था, सामान्य नागरिक खड़ा था। जिस दिन सामान्य नागरिक नहीं खड़ा होगा उस दिन मैं विचलित हो जाऊँगी। कई नेता हैं लेकिन जो मुझे नहीं लगता देश अब इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कब एक्टर बोलेगा भारत माता की जय। इन हकीकतों से परिचय देश का हो चुका है। अब मुझे लगता है आप किधर निकल रही हैं यहाँ से? मैं यहाँ से एक ऐसे कार्यक्रम में जा रही हूँ जहाँ पर देश में क्लाइमेट चेंज और महिला और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में बार बार भारत की तौहीन की जाती है। तो एक रिपोर्ट आज प्रेषित होगी जिसमें क्या गैप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में क्या क्या चुनौतियाँ हैं और भारत की क्या उपलब्धि है, उसके संदर्भ में कार्यक्रम। मतलब 3 बातें तो तय है कि आप पॉलिटिकली रिटायर नहीं हो रही हैं, पीपल कनेक्ट आप आज भी रखना चाहती हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। तो स्मृति ईरानी से ये खास बातचीत आपने देखी। राजनीति भी नहीं छोड़ रही हूँ, पॉलिटिक्स हमेशा मेरे रगों में रहेगा, और टेलीविज़न पर भी वापसी कर रही हैं फेवरेट बहू बनकर। अब भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है ये देखने में हम सबकी दिलचस्पी रहेगी।